बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। माह मुबारक आज दूसरा रोज़ा है, आप सब लोगों को दूसरा रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला खैर के साथ और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये रोज़े ज़रूर अपनी इबादत में हम सब लोगों को याद रखें। अच्छा जी, मौसम कुछ बेहतर है लेकिन आगे गर्मी आनी है, उसके लिए भी तैयार रहें। रोज़े में अभी वो वाला सिचुएशन नहीं है कि हम कहें दूध दही लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा मौसम है, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अच्छा जी, खबरों के साथ साथ हमने 11 बजे इंशाल्लाह जिनकी बर्थडे हैं उनको विश करना है। हमारे मेहमान भी हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे। तो शहर के हमारे पास आज कौन सी खबरें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर, मरियम नवाज ने फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी है। लाहौर में अरफा करीम टावर 2 बनेगा। रमजानुल मुबारक में शहरियों को चिकन 25 रुपये सस्ता मिलेगा। पोल्ट्री एसोसिएशन का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। लेस्को का रमजानुल मुबारक में बिजली लोड शेडिंग का प्लान तैयार। सालाना तामीराती कामों को बुनियाद बनाकर 1 माह तक बिजली बंद करने का फैसला। और सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की किल्लत का सामना। वेलकम बैक। ये हैं आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनस और दरिन आयाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ चलेंगे। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जब उन्होंने अपनी तकरीर की हल्फ लिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया था कि क्या क्या उन्होंने सहूलियात देनी है। वाईफाई की बात तब की गई थी, फ्री वाईफाई की, उसकी मंजूरी दे दी गई है। अरफा करीम टावर 2 बनेगा। इमरान, देखिए जी, बिल्कुल अगर हम बात करें कि अगर आईटी के शोबे में तरक्की करनी है तो आपको नो डाउट पहली बात तो ये है कि आपको जो बैनुल-अक़वामी आईटी की कंपनी है उनको जो है वो यहाँ पर मदऊ करना पड़ेगा और उनको यहाँ पर बिज़नेस करने पर आमादा जो है वो करना पड़ेगा। इस चीज़ पर अमल दरामद के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उनको मुनासिब जगह जो है वो फ़राहम करें, सहूलियात जो हैं वो फ़राहम करें। और अगर बात करें हम अरफा करीम आईटी टावर के हवाले से तो नो डाउट ये आईटी के हवाले से बहुत बेहतरीन टावर जो है वो माना जाता है और बड़ी अच्छी बात है कि अब टावर 2 जो है वो बनाया जाएगा। और कल जो इजलास हुआ है इसमें बहुत अच्छी बात ये रही है कि जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें हंगामी बुनियादों पर ये कहा गया है कि एक तो जल्द अज जल्द जो है इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जाए और उसके साथ साथ जो आईटी कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है और दीगर आईटी कंपनी हैं, जिसमें चाइना की भी मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, उनको जो है यहाँ पर बिज़नेस के लिए आमादा किया जाए। और इसकी नवीद जो है वो ऑलरेडी जो चाइनीज़ कंपनी है या माइक्रोसॉफ्ट है उसने अभी आमादगी का इजहार किया है। ये जो है ये बात जो है वो कल इजलास में जो है वो देखने में सामने आई, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, अब आ जाए इसका फ़ायदा किस तरह से होने वाला है। देखिए जी, पूरी दुनिया में जब भी हम अगर हम बात करते हैं ना अपने हमसाया ममालिक की, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो पहली बात जो है ना वो यही होती है कि अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखें तो आईटी के शोबे में उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की। आईटी के पूरी दुनिया में जाना जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो हम जो हैं अभी भी हम बहुत पीछे हैं आईटी के मैदान में, बहुत पीछे हैं। उसकी कई वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये भी हैं कि यहाँ पर जो आईटी के माइंड पैदा किए जाते हैं, जो बनते हैं, उनको वो यहाँ पर सहूलियात नहीं मिलती, मौके नहीं मिलते। वो फिर क्या करते हैं, किस्मत आजमाने के लिए वो बैरून ममालिक जो है वो वहाँ पर जाते हैं। आप देख लें बड़े बड़े नाम जो हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से जुड़े हुए नाम जो हैं वो ऑब्वियसली बाहर जो है अपनी खिदमात जो हैं वो दूसरे ममालिक को दे रहे हैं। तो जब ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंपनी जो हैं वो यहाँ पर आएंगी और यहाँ की जो यूथ है वो यहाँ पर रहेगी, जो बड़े बड़े माइंड हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, तो नो डाउट यहाँ पर हमारी जो मईशत है वो भी बेहतर होगी, हमारा मुल्क जो है वो भी तरक्की करेगा। दूसरी बात जो आपने अभी की कि फ्री वाईफाई के हवाले से जो आपने इंट्रो में भी बात की, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमने दुर्र नयाब और मैंने जो है हमने जो है यूरोप का जब विज़िट किया था तो हमें वहाँ पर सबसे ख़ास बात जो है वो यही लगती थी कि वहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर वाईफाई जो है वाईफाई पॉइंट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। और स्पेशली अगर बात की जाए कि एयरपोर्ट जो है वहाँ पर भी फ्री वाईफाई होता है, बस अड्डों और ट्रेन स्टेशन जो है, ट्यूब स्टेशन, वहाँ पर भी वाईफाई जो है होता है। तो ये चीज़ जो है ये असेंशियल है ऑब्वियसली पब्लिक को सहूलत देने के हवाले से। पब्लिक को तो सहूलत देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों का फ़ायदा भी उस तरह से होना चाहिए। अगर वाईफाई की सहूलत दी जा रही है तो वो अब बैठ के लोग वहाँ टिकटॉक
बना रहे हो, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए दुरे नायाब। देखिए, यही मैं इस तरफ आना चाह रहा था कि आपकी जो इस वक्त यूथ है उनको एक तो डायरेक्शन लेस है और दूसरी बात है अपॉर्चुनिटी लेस भी है, और तीसरी जो बात है कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इंतशार और डिवीजन का शिकार हो चुकी है। आपने उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, पॉजिटिविटी की तरफ किस तरह लेके जाना है, ये इंटरनेट फराहम करके फ्री, विदाउट किसी प्लेटफॉर्म, विदाउट किसी विजन, विदाउट किसी ऐसा आप, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि पहले कोई आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे वो आके अपने आप को रजिस्टर करें और इंटरनेशनल मार्केट तक उनको रिसाई दें जिसमें वो सेलिंग करें। अगर वो सेलिंग नहीं करेंगे किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की, या किसी चीज़ को बना के सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज़ को वो एक्सपोर्ट करने की गुंजाइश नहीं रखते होंगे, फिर उसके इर्द जो मुआवजा आना है आपको, उसमें पेपॉल जैसी बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे आपको गैर मुल्की जगह से पेमेंट्स आती हैं, वो क्रिएट नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा आपने सही का टिकटॉक बनेंगे, इसका फ़ायदा 24 घंटे इंटरनेट लोग फ्री इस्तेमाल करेंगे और सारा दिन वो सोशलाइजेशन करेंगे, उल्टी सीधी खबरें लगाएंगे, मौके बनाएंगे। तो हमें इस अमल से पहले अपने सोशल मीडिया को बहुत स्ट्रिक्ट और कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसकी मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, और गैर ज़रूरी इसकी जो ट्रैफिकिंग है लोगों की इस पर इंटरनेट पे, वो रोकने की ज़रूरत है। आपको इससे मशरूत करने की ज़रूरत है कि सिर्फ वो लोग जो प्रोफेशनल हैं, लेकिन हम जैसे लोग अगर बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जाके अमेज़ॉन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कमा सकते हैं और $1 मिलियन कमा सकते हैं, तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कमा सकते? वहाँ पे कोई ऐसी जगह तो नहीं है ना कि आपने उसी पॉइंट पे, न्यूयॉर्क के उसी पॉइंट पे खड़े होके ही कमाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनके पास प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा है, उनके पास रसाई इतनी ज़्यादा है, उनके पास सेलिंग प्रोडक्ट्स, उसके बाद पैसों के लेन देन के लिए लीगल वेज इतने ज़्यादा है, कोई उसमें पाबंदी नहीं है, शर्त नहीं है। हमारे अंदर इतने प्रॉब्लम है। अव्वल तो हम कमाई नहीं कर पाते। अगर हम कुछ डॉलर्स की कमाई कर लें, 2, 4, 5, 10 हज़ार डॉलर, तो हमें किसी बैंक से लेने के लिए जो है ना वो फकीर बनना पड़ता है, और वो पैसे आपको डॉलर्स में अरेंज करके दे नहीं पाते। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा, आपको रेमिटेंस लाने के लिए आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। मैंने ये कुछ दिन पहले खबर दी थी कि अल्फा टावर बना रहे हैं और उसके डिज़ाइन भी मैंने शेयर किए थे। इंटरलिंक कर रहे हैं अल्फा 1 के साथ अल्फा 2 को, और उसके अंदर 4-5 और टावर्स बना रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ IT कंपनीज होंगी। ये बड़ा ज़बरदस्त भी है और खुशाइन भी है। मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को अब स्कूल लेवल पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर IT के लिए तैयार भी करना होगा, तभी इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। देखिए, आपने अगर यूथ को डायरेक्शंस देनी है तो उनको सबसे पहले कि जो उनको नेगेटिविटी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, जिस तरफ उनको लगाया जा रहा है, जिस तरफ उनको लड़ाया जा रहा है, आपको उनसे रोकना पड़ेगा। मैं ये बार बार पॉइंट रेज कर रहा हूँ। फिर 100 प्लेटफॉर्म भी होंगे। अगर आपका दिमाग चल गया कि आपने हर वक्त नेगेटिव सोचना है, आपने हर वक्त मुखालफत करनी है, आपने हर वक्त कौमी इदारों की तस्दीक करनी है, अब जब आपको ये चस्का लग जाए तो इसका कोई रोकथाम या कोई बदल तो नहीं हो सकता। आप इसको रोकेंगे, स्टूडेंट्स को डायरेक्शंस देंगे, उनको कुछ कमाने की आदत पड़ेगी, कुछ पैसे आएंगे तो ये मामला आगे चलेगा। अभी क्या है कि अच्छे अच्छे घरों के लोग, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो हैं, वो ज़्यादा स्पॉइल होने की रेशो यही है ना कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, घर से पैसे आ रहे हैं और उन्होंने सारा दिन ये मामला करते रहना है। अभी भी जो FIA या जो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे देख रहे हैं, जो लोग ज़्यादा ट्रोलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो लोग ज़्यादा बैशिंग कर रहे हैं, इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, वो अच्छे और अच्छे घरों में हैं जिनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको तो रोजी रोटी से फिक्र नहीं पड़ रही। ये प्रोजेक्ट जो है उन गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास टैलेंट है लेकिन आपके पास काम नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि हमने इस टैलेंट को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है कि सरकार इस तरह के फ़ायदा जो है वो देकर कुछ प्लेटफॉर्म फराहम करके इनको IT की तरफ खींचेगी। और अगर इंडिया IT से इतना पैसा कमा सकता है पर ईयर, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हमारा तो कोई फासला भी नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें तालीम नहीं है, हमें एजुकेशन नहीं है। हमें एक रिवायती एजुकेशन के पीछे लगा दिया, क्योंकि इमरान तो अपनी भी एक्सपर्टीज़ की एजुकेशन पे इसको पता है कि हमें रिवायती एजुकेशन है जी, हमने BA करना है, मास्टर्स करना है, MPhil करना है, PhD करनी है। हमें ये पता ही नहीं कि यार हमने कोई ट्रेड सीखनी है, हमने कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है, हमने कोई मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया को यूज़ करना है, किस तरह करना है, तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। और उस तरफ अगर ना है तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और मिसाली फैसला उनकी जानिब से ये किया गया है कि तनख्वाह नहीं लेंगे। कोई माजी में ऐसी मिसाल रही, ये हम जान लेते हैं अपने रिपोर्टर से। दुरे नायाब मुश्किल ये है, काफ़ी अरसे से, मतलब 14-15 साल से मैंने तो इस तरह नहीं देखा कि किसी भी एक जो मैंडेटरी पे है, यानी कि आपको एक सहूलत
या एक एजाजिया तनख्वाह, वो तो अलग बात है। लेकिन एक मैंडेटरी पे है ना, आप एक चीज़ सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो MN है, MP है, मिनिस्टर है, सेनेटर है, कोई भी है, तो उसको उसकी एक तनख्वाह मिलती है। और उस तनख्वाह को छोड़ना, उस तनख्वाह को ठुकराना, सारी बात दिल गुर्दे की बात है। ये किसी आम बंदे की बात नहीं है, हर बंदे के वसाइल होते हैं। और मैं आपको बताऊँ, जो यहाँ तक पहुँचता है, क्या जो बाकी वुज़रा हैं, जितने भी वफाकी वुज़रा हैं, क्या उनके माली वसाइल इतने नहीं होंगे? क्या उनके पास तो घर गाड़ी, जी, घर गाड़ी, बंगला, मुलाजिम, खाने के लिए जो भी अल्लाह ताला ने उनको दिया वो नहीं दिया होगा? तो ये कौमी सर्विस की जब आप बात करते हैं तो फिर वो सिर्फ जुबानी नहीं होता कि जी हम तो मुल्क कौम की खिदमत करने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसीलिए लोग जो है वो सियासतदानों की ये दोगली पॉलिसी पे नफरत का इजहार करते हैं। अब अच्छे लोग जब आना शुरू हुए हैं, चाहे वो केयर टेकर सेटअप से लिए हैं, अब उनको आगे खिदमत ले रहे हैं, उनकी कोई ना कोई वजूहत तो होंगी ना जिसकी वजह से उनको आगे मौका मिल रहा है। तो डेफिनेटली उनका किरदार, उनका एक्ट, उनका जो कहना, उन्होंने जो कहा उस पर पूरा उतरना, और उसके बाद कमिटमेंट और सर्विस फॉर नेशन की जो बात की जाती है उस पर अमली तौर पे अमली जामा पहनाना, ये बहुत कम लोगों में होता है। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह पहले केयर टेकर सिस्टम में, क्योंकि मैं तो 6 महीने रह के साथ मुझे पता है कि किस किस चीज़ पर पाबंदी थी, कौन से दफ्तर यूज़ होते ही नहीं थे, इजाफी मुलाजिम रखे ही नहीं गए थे, कोई पेट्रोल, कोई गाड़ी, कोई इस तरह की चीज़, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो अब मिनिस्ट्री में जाके, क्योंकि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, ये मामूली मिनिस्ट्री नहीं है, और इसके नीचे ताकतवर तरीन महकमे आपके नीचे होते हैं, और उनको कंट्रोल करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके बाद आपके पास जब बेबहा ताकत होती है ना, उसको संभालना भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि मोहसिन नकवी साहब इन सारी चीज़ों पर काबू भी पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया, और आगे चल के इस मिनिस्ट्री को एक मिसाल के तौर पर भी छोड़ेंगे, और ऐसा काम भी करेंगे कि अगले आने वाला वज़ीर दाखिला 10 मिनट पर सोचेगा कि मैंने किस तरह से आगे चलना है। तो डेफिनेटली उनकी कमिटमेंट्स हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं तो समझता हूँ कि बाकी भी साहिब हैसियत मिनिस्टर्स को लेने वाले लोग उस तरह से डिलीवर नहीं करते, उस तरह से काम नहीं करते। हमने क्योंकि एज ए निगरान CM भी इनकी खिदमात देखी हैं, तो अगर तनख्वाह ना लेकर इतना एक्टिव रहे तो ये तो अपनी मिसाल आप एक चीज़ हो जाती है ना। देखें, हम हमेशा जब भी महंगाई के हवाले से बात करते हैं या टैक्सेस बढ़ाने के हवाले से बात करते हैं, तो हम प्रोग्राम में बैठ के यही डिस्कस करते थे कि जब तक ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने इजाफी खर्चे, हम इजाफी खर्चों की बात करते थे कि जो इजाफी खर्चे हैं उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, हुकूमत जो है वो उनके इजाफी खर्चे कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक हालात जो है वो बेहतर नहीं होंगे। अच्छा, ये डिसीजन जो है ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से लिया गया है, वो भी इसी सूरत हाल को देखते हुए लिया गया था कि इस वक्त मुल्क जो है वो हमारा वो इस कंडीशन में नहीं है कि आप जो है वो भारी भरकम तनख्वाहें जो हैं वो वसूल करें। ये इनकी अपनी थिंकिंग, ये इनकी अपनी सोच थी जिसके तहत इन्होंने डिसीजन जो है वो ये लिया था। अदरवाइज़ जिस तरह दुर्र नियाब ने बात की, आप ये देखें कि जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं, मैं किसी एक आधे का नाम नहीं लेता, सबकी बात करता हूँ कि जितने भी मिनिस्टर हैं, क्या उनको तनख्वाहों की ज़रूरत है? उनके अपने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। और अगर आप ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की, दुर्र नियाब ने भी बात की कि निगरान सेटअप के हवाले से मैं भी थोड़ा उसमें एडअप जो है वो करना चाहूँगा कि निगरान सेटअप में जो है वो हमने ये देखा था कि जब ये आए हैं, इन्होंने वजारत संभाली है, सबसे पहले तो इन्होंने मुख्तलिफ दफातर जो हैं CM सेक्रेटेरिएट के वो बंद कर दिए कि इनका तो कोई काम ही नहीं है। देखें ना, वहाँ पर बिजली खर्च होती है, वहाँ पर इजाफी तनख्वाहें जो हैं वो मुलाजमीन जो है उन पर तमाम खर्चे जो है की जाती है। उसके बाद मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि मुझे CM स्टाफ के एक बंदे ने ये कहा था, जो कि CM साहब के साथ ही होते हैं पर्सनली, उन्होंने ये कहा, मैंने पूछा ना, मैंने कहा अब वो शाही खाने और दावतें होती थी वो कहाँ गए? कहता भाई अब तो घर से खाना आता है। तो मतलब ये सिर्फ इस वजह से थी कि ये नहीं कि वो बाहर का खाना नहीं खाना चाहते, ये कि वो जो है वो जो ओहदा उनको मिला था उसके साथ वफा करना चाहते थे। और जब आप ऑब्वियसली सिर्फ खिदमत के सोच से आते हैं ना, आपने अवाम की फलाह के लिए काम करना है, जो कि इन्हों वाज़े मिसाल जो है वो टेन्योर रहा है निगरान गवर्नमेंट का। अब जब ये इस वजारत में आया तो अब मेरे ख्याल से इनके डिसीजन के बाद ना, अब जो नीचे बड़े बड़े इनके अंडर इदारे हैं ना, जिस तरह दुर्र नियाब ने बात की, ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, वो इनके अंडर आ रहे हैं, उनको भी जो है ना वो अब ख्याल करना पड़ेगा कि भाई अब जो है ना इजाफी खर्चे अब नहीं होंगे। और इमरान, आपको याद है कि पिछले एक सियासी जमात कहा करती थी, जब कोई गलत काम करती थी हम हाईलाइट करते थे, वो कहते हैं कि नहीं वो पहले वाले भी करते थे। तो अब हम उम्मीद रखेंगे उनसे जब कभी मौका मिले वो दोबारा आए और आके मिसालों में कहें, क्योंकि हम वो पहले वाले भी तनख्वाहें नहीं लेते थे, तो आप भी तनख्वाहें ना लें। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम ये भी चाहते हैं, जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा, कोई ऐसे घरानों से तो कोई ताल्लुक नहीं रखता,
कि बहुत लिमिटेड वसाइल हों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इस डिसीजन से बाकी वज़रा भी परेशान हुए होंगे, लिटरली बाकी वज़रा भी परेशान हुए होंगे। सबके लिए एक वो चैलेंज बन जाता है कि अच्छा भाई अगर एक बंदा कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और अच्छी खबर ये है क्योंकि अभी हम उसकी तरफ ही आएंगे जो महंगाई माफिया कर रही है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ कर रहे हैं, जो मुनाफाखोर कर रहे हैं। कल बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था माह मुबारक के आगाज़ के साथ ही। तो हम अक्सर कहते हैं ना कि रोज़ा हमारी इबादत कबूल हो जाए, हमारा रोज़ा कबूल हो जाए। तो कल वाज़ेह तौर पर अल्लामा साहब ने बताया था ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले, उनके लिए कोई माफ़ नहीं है। और माह मुबारक में अगर कोई ऐसा करेगा तो उनका रोज़ा भी मकरूह है और इबादत भी जो है उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में जो अच्छा हुआ है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ जी। पोल्ट्री एसोसिएशन ने रिलीफ दिया है, रमज़ान मुबारक में शहरियों को चिकन 25 रुपये तक सस्ता मिलेगा। जी इमरान, देखें जी, ये डिसीजन जो है वो रमज़ान से पहले ही ले लिया गया था कि जो रमज़ान पैकेज जो है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था और उस पर अमल दरामद करना था उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो वज़रा की कमेटी बनाई गई थी, उसके ज़िम्मे ये भी था कि रमज़ान मुबारक में, ठीक है, रमज़ान पैकेज तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मुस्तहिक लोगों के घर पहुँचा ही रही है। इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में जो आम लोग हैं, आम सारिफ हैं, उनको रिलीफ जो है वो कैसे दिया जा सकता है। और उसके लिए यही था कि जो अशियाए ज़रूरिया है जहाँ तक मुमकिन हो उनकी कीमतों को जो है वो कम किया जाए। ये जो कमेटी है इसमें भी 3 वजारतें जो हैं, 3 वज़रा जो हैं वो शामिल हैं और जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये जो है वो अमल शुरू किया है कि मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं उनसे मिलना शुरू किया है जो शेख और नोश के कारोबार में जो है वो मुंसलिक हैं। तो पोल्ट्री एसोसिएशन जो है उससे जो मुलाकात हुई थी उसमें भी यही कहा गया, क्योंकि पोल्ट्री एसोसिएशन ने जो है वो 10 रुपये फ़ी किलो जो है वो कमी का इजहार जो है वो किया था। अब इसमें बात यह है कि ऑब्वियसली आप ये देखें ना कि महंगाई जो है वो हर तरफ ही असर करती है। पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ती है तो उससे भी महंगाई जो है वो बढ़ती है, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें। तो पोल्ट्री एसोसिएशन ने ये कहा था कि 10 रुपये जो है वो हम इसको कम करेंगे। तो उस पर जो है ये कहा गया था वज़रा की जानिब से कि आप सिर्फ रमज़ान मुबारक में शहरियों को जो है वो अपनी तरफ से खिदमत खल के तौर पर अगर आप इसको 25 रुपए कर देंगे तो वो शहरियों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। पूरा साल आप कमाते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, जो रोजाना के इस्तेमाल की चीजें ना, सब्जियां, फल, खजूरें इस कदर महंगी हैं। मैं अगली खबर भी ऐड कर लेती हूँ। मरियम साहिबा जो हैं वो ऑफिस से अचानक जोहर टाउन मॉडल बाजार पहुंची। अगेन जब निगरान सीएम भी जाते थे तो हम कुछ जगहों पर हालात बेहतर देख रहे थे। ओवरऑल अगर शहर के हालात देखें तो हर दूसरा बंदा परेशान है कि आप फल नहीं खरीद सकते, आप सब्जियां नहीं खरीद सकते। मरियम साहिबा का दौरा, देखिए जी, मरियम साहिबा का दौरा बहुत अच्छी बात है, लेकिन दफ्तर से निकलकर दफ्तर के रूट पर एक बहुत मुनज़्ज़म बाजार में जाना तो उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वो जाती बेगम कोट, शादरा, चाइना और उस बाजार में, ये उस बाजार की बात है जहाँ पर उसी दिन सुबह जो है वो मिनिस्टर और एसी जो है वो गए थे और विजिट करके उस बाजार को देखा है। अच्छा, कुछ सही और अना मैं आपको बताऊं कि ये इमरान को भी एक्सपीरियंस है, मुझे भी एक्सपीरियंस है। जब हमें भेजा जाता था ना कि यार आप देखें कहाँ पे महंगाई है, कहाँ पे कीमतों पे अमल दरामद, तो हम यहाँ नहीं जाते थे क्योंकि हमें पता था कि ये बिल्कुल अप्रोच पे है और यहाँ पे सही है। हम दूर दराज की कोई और इस्तेमाल, हम टाउनशिप चले जाते थे, सिंहपुरा, चाइना स्कीम, बहुत सारे ऐसे डिप्राइव्ड एरियाज हैं जहाँ पे इनको जाना चाहिए। और ये वज़रा वाला इमरान ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि सुबह वज़ीर खुलाक भी वहाँ पे गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी गई, तो और इंटीग्रेट तो बेहतर होने ही थे। अगर आप मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली मैं रोज़े की हालत में बैठा हूँ और मैं यकीन करें, मैं मुर्शिद साहब के 6 महीने मुझे गाड़ी में बैठ के नहीं पता होता था कि वो कहाँ रुक जाएंगे। मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ, यकीन करें, हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते थे। मैं कैमरामैन तो रिपोर्टर हैं, उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर को नहीं पता होता था पर्सनल स्टाफ और इतनी दूर दूर जगहों पे लेके जाते थे, इतनी डिप्राइव्ड एरियाज में लेके जाते थे। मुझे मुल्तान की बात याद है, मैंने आपको पहले भी ये बात सुनाई है कि मुल्तान के अंदर लोग लेके जा रहे थे उनको, वो कहते नहीं मुल्तान से दूर जाना है, गाड़ियां निकालें। हम मुल्तान से निकल के चौक कुम्हारा अगर कोई गया हो तो उसको पता है चौक कुम्हारा से भी कहीं बाहर निकल गए। अब मैं देख रहा हूँ कि यार हम तो लाहौर से बाहर निकल रहे हैं, हम तो जीटी रोड की तरफ जा रहे हैं। किसी अजीब सी आबादी में ना लेफ्ट साइड पर उनका गाड़ी मोड़ लें, यहाँ पे उस आबादी में पत्थर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कारपेट अभी नहीं किया था। 1-2 दुकानें खुली थी, रात का टाइम है, 11:30 बजे का, और खोखा था वो पान, सिगरेट, चाय वगैरह का ना, वहाँ पे रश लगा हुआ था। पीछे गाड़ियाँ रुकवाई, हम वहाँ पैदल चलना शुरू हो गए। तो सेक्रेटरी CNW थे, बाकी लोग थे, उनकी तो वही शामत आ गई कि जी ये रोड क्यों नहीं बनी, इसका मुझे बता दें, इसका क्या ताल्लुक है।
यहाँ पे अगर वाटर बाउंड पत्थर डला हुआ है, मशीनरी खड़ी है, तो यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा? लो जी, पहले तो वहाँ पे जवाब हुआ। जैसे हम खोखे के करीब गए ना, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने पहचाना और मैंने वहाँ पे अंदाज़ा किया कि इस वज़ीर आला जो निगरान थे, उन्होंने कितने कम वक्त में किन किन दूर दराज इलाकों में अपनी शनाख्त बनाई। बिल्कुल। लोगों ने आवाज़ दी कि जी मोहसिन नकवी साहब आए, मोहसिन नकवी साहब ने आगे ने आओ चलिए गल। फिर उन्होंने अपने मसाइल बताना शुरू हुए। बड़े मसाइल थे, इतने मसाइल थे कि वो सड़क भूल गए, अगले मसाइल की तरफ चल पड़े कि यहाँ पे सीवेज का क्यों इशू है, पानी क्यों नहीं आ रहा, मुल्तान से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है, यहाँ पे इतने बुरे हालात क्यों, मुल्तान के अंदर हालात अच्छे क्यों हैं। कहने का सिर्फ सुनाने का मकसद ये है कि अब हमें रिवायती इश्यूज से निकलकर अब हमें पब्लिक डिलीवरेंस की तरफ जाना है, तो आपको अपनी टीम पे भी इत्मीनान नहीं करना। और माजरत के साथ ये काम जो है ये आपके डिपार्टमेंट कर सकते हैं, आपके इसी तरफ वज़रा आने कर वाली सकते थी, हैं, मैं इसी मिनिस्टर्स तरफ कर आने सकते वाली हैं, अगर वजीर सुबह वज़ीर आला कर रहा है, यही मैं वज़ीर इसी आला तरफ कर रहा आने है। वाली थी ना कि एक आपके पास ये रमजान का पीरियड है, इसमें भी अगर आप आवाम को नहीं रिलीफ दे सकते ना। अब सीएम साहिबा ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया जखीरा अंदोजी करने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले जो हैं इनको कैद भी होगी, जुर्माने भी होंगे। इम्प्लीमेंट किसने कराना है? रोजाना की रिपोर्ट जिसने देनी। सारे एमपीएस सुबह से विजिट्स कर रहे थे, मैंने खुद सारे एमपीएस के ग्रुप्स हम लोग भी एडिट है, हमें भी खबरें भेजते हैं। तमाम एमपीएस जो हैं वो मंडियों में निकले हुए हैं, तमाम एमपीएस ये मॉडल बाज़ारों में, रमज़ान बाज़ारों की तर्ज पे जो मार्केटें हैं उनमें पहुंचे हुए हैं। सारा सुबह से काम हो रहा है। जब आपको सब अच्छे की रिपोर्ट मिल रही है तो फिर आपको उनकी कमी कोताही तलाश करने के लिए किसी ऐसी जगह जाना जहाँ आप कहें बिस्मिल्लाह आप यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे क्या मसला? आप तो उधर फिर रहे हैं जौहर टाउन में, उधर फिर रहे हैं जी मॉडल टाउन में, ये यहाँ पे आके कच्ची आबादी में किसने आना है, मरियम कॉलोनी में किसने जाना है, बागड़िया में किसने जाना है, बहुत सारी ऐसी जगह। ऑनेस्टली रमजान पैकेज दिया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन सफेद पोश तबका जो है वो बहुत परेशान है। उनसे जो है ना वो चीज़ें, रोजाना का बजट मैनेज करना इतना मुश्किल हो चुका है। तो इसके लिए इंतजामिया को भी मुतहरिक होना होगा, सीएम साहिबा को भी सरप्राइज विजिट करने होंगे, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं उन जगहों पर जहां पर वाकई ही लोग जो हैं वो परेशान हैं। और अगर आप प्लान करके कहीं जाएंगे वहां तो हालात बेहतर होंगे ही होंगे, लेकिन आवाम को अगर रिलीफ पहुंचानी है तो ये चीज़ें वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और आप आ जाएं जी। सालाना तामीराती कामों को बुनियाद बनाकर 1 माह तक बिजली बंद करने का फैसला किया गया है। सो दुआ गो ये है कि इनके काम कभी हो जाएं और ख़त्म भी हो जाएं। इनके काम तो वो हैं कि जो शुरू भी पता नहीं कब होते हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। रमज़ान मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग, अभी मौसम बेहतर है लेकिन बावजूद इसके बुनियादी ज़रूरत है ना बिजली, गैस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस के हालात कल बेहतर थे। उससे पहले अगर एक दिन पहले देखा जाए ना रमज़ान से बहुत बुरे हालात थे। इमरान देखें जी, बड़ा मुबारक महीना जो है वो चुना गया है लेस्को की जानिब से तामीराती कामों के लिए। अच्छी बात है, दुआ करते हैं हो जाए पूरे। तो लेकिन आप ये देखें ना कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, मतलब जब आपने सहरी से फ्री होंगे ऑब्वियसली, उसके बाद जब आप उठेंगे चले तब तो सुबह को तो पता चलता है, लेकिन शाम 5 बजे तक जो है वो आपको वक्फे से लोड शेडिंग जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगी। और 6 सवा 6 तो वैसे आपकी इफ्तार होती, तो बनता तो यही था कि कम से कम 1 महीना निकाल लेते भाई, उसके रमज़ान मुबारक का महीना निकाल लेते आप, उसके बाद अपने तामीराती काम जो है वो कर लेते। जिस तरह आपने बात की, इनके तामीराती काम तो सारी पूरा साल ख़त्म नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद भी आप देखिएगा, ये जब गर्मी आएंगी ना, इस तामीराती काम के बाद भी इनके होगा क्या कि जो ट्रांसफार्मर जलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तामीराती काम ये किस किस्म का करेंगे जो कि ये हर साल करते हैं, और उसके बावजूद आपको गर्मियों में ये है जी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि इनकी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो बोसीदा हैं। इनके ट्रांसफार्मर जो हैं वो रिपेयरिंग उनकी होने वाली है और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और फिर 2-3 दिन तक ये रहता है। तो मुनासिब प्लानिंग जो है वो इनको करनी चाहिए। और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है ये खबर पढ़ के कि ये सालाना तामीराती काम है और ये हर साल किए जाते हैं, लेकिन कम से कम रमजान मुबारक में तो ना करें ना। आप रमजान के बाद का जो महीना है वो हम हर जगह की मिसालें देते हैं कि मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि रमजान में हर तरह से रिलीफ सहूलत दी जाए, और ये पकड़ के वही महीना चुन रहे हैं कि आपको जी
जितना तंग हम कर सकते हैं हमने करना है दुरे नया। अच्छा, जब प्रोजेक्ट्स बन रहे थे 13 महीने लाहौर शहर पूरा नया बन गया, डेवलपमेंट इतनी हो गई, आपने पूरी ट्रांसमिशन लाइनें इधर से उधर कर दी, अकबर चौक ले लें आप, रिंग रोड ले लें आप, बंद रोड प्रोजेक्ट तकरीबन पूरे लाहौर कैंट कंटोनमेंट गुलबर्ग वो तो सारा पूरा एरिया ले लें। आप तब सो रहे थे बंदा बिल्कुल सही कहा आपने। और तब भी लोड शेडिंग हो रही थी, शटर डाउन कर रहे थे इसकी लोड शेडिंग के लिए, क्योंकि वो तारें शारें और सर्विस शिफ्ट करनी थी। आपने तब बिल्कुल ख्याल नहीं काम कर ले। आप 13 महीने जाया करके नहीं, और पूरे शहर में आपने अब ये लोड शेडिंग का प्लान बनाया, कौन सा ऐसा तामीराती काम है? और फिर मुझे बताएं कि आप लोड शेडिंग करने का कोई जवाब पेश करें, कुछ सॉलिड जवाब कीजिए। आपके पास खपत बहुत ज़्यादा हो गई है, रसद कम है, आपके पास समझ नहीं आ रहा, आप डेवलपमेंट का साइमल्टेनियस काम, इनके पास कौन सी इतनी मशीनरी और इतनी लेबर है कि साइमल्टेनियस पूरे शहर में एक साथ काम शुरू हो जाएगा? आप मरहलावार करते हैं ना, आप कहते हैं कि पहला हफ्ता गुलबर्ग का है, दूसरा हफ्ता टाउनशिप का है, तीसरा हफ्ता जौहर टाउन का है, मुख्तलिफ। वैसे भी मैं देख रहा था कि लेस्को लाहौर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, तो आप 15-15 दिन रखते हैं और पूरी मशीनरी को डबल फोर्स के साथ वो 15 दिन को 7 दिन में भी कर सकते हैं। आप सारे सेक्टर्स की उठाएं मशीनरी लेबर, उनको कहें जी पहले यहाँ वाला काम करना है, आप वो जो 15 दिन का टाइम पीरियड है उसको 7 दिन में कर दें। इसी तरह सबको उठाएं, दोबारा दूसरे वाले सेक्टर में चले जाएं। लेकिन नहीं, आपने 2-2, 4-4, 5-5 बंदे लगाने हैं। लिख लें, ये सब करने के बावजूद भी इनके मसाइल वैसे के वैसे रहने हैं, और गर्मियां आएंगी तो आपको शदीद लोड शेडिंग का सामना भी होगा और भारी भरकम बिल भी आएंगे, और ये जिस मकसद के लिए लोड शेडिंग कर रहे हैं वो वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा। ये सिर्फ आवाम को परेशान करने का, मैं कहती हूँ, मुख्तलिफ हरबे निकाले जाते हैं, अदरवाइज और कोई प्लान नहीं है। सहरी और अफ्तारी में तो नहीं ना ये लोड शेडिंग का प्लान? देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इतनी अकल जो है वो इनको आगे के सहरी अफ्तारी में नहीं है। ये सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जब अफ्तार बनानी है तो अगर आपको 4 से 5 बजे लाइट चली जाए या 3 से 4 चली जाए, उस 1 घंटे में आपके कितने काम जो है वो पेंडिंग हो जाएंगे। दूसरा, सरकारी इदारों का मैं हाल जो है एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो कि कल मेरे साथ वाकया रुनमा हुआ है। हमारा गैस का बिल जो है ना, मेरे घर का गैस का बिल आया है 25,500 रुपया। मैं जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस के ऑफिस गया हूँ जाकर किस्तें करवाने के लिए। मैंने कहा कि जी इंस्टॉलमेंट कर दें। मैंने बस वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा सर ये इतना बिल क्यों आया? कहता जी आपकी कंजप्शन इतनी है। मैंने कहा जी हम 2 लोग हैं घर में, तो हमारा 25,000 कैसे आ गया? क्यों? मैं कहा जी जब से आपने 3 महीने पहले मीटर चेंज किया है उसके बाद से हमारा बिल इतना आया है। तो आगे से उन्होंने ये कहा कि जी आपका पहले मीटर नहीं चल रहा था। मैंने कहा 10 साल से हमारा बिल जो है वो 400-500 आ रहा था। कहता वो 10 साल से आपका मीटर खराब था। तो मैंने कहा 10 साल से आपको ख्याल ही नहीं आया कि मीटर चेंज करना है। मीटर चेंज करना है। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हमने कल बात की थी कि रोज़ा हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। रोज़ा जहाँ पर हमारे बहुत सारे दीन से रिलेटेड हमें चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, वहाँ पर हमारी नफ्सियात पे भी रोज़े का बहुत असर होता है। अच्छा, रोज़ा रख के, क्योंकि भूखा प्यासा रहने का नाम होता है, रोज़ा बर्दाश्त करने का नाम होता है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे रवैये जो कि हम कहते हैं जी मनफी रवैये हैं, जिनको कंट्रोल करना चाहिए। हम अपने अंदर मुस्बत तब्दीली कैसे ला सकते हैं? तो रोज़ा हमारे रवैयों में भी तब्दीली का एक नाम है। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, या आपके मूड्स जो है वो बार बार स्विंग होते हैं, तो रोज़े की हालत में आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। रोज़े की हालत में बहुत सारे लोग जिनको बार बार लड़ने झगड़ने की आदत होती है, बड़ा काम हो जाते हैं। ये जो भूखा प्यासा रहना है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा देता है। अब जो मूड्स हैं, कुछ लोग उनके बड़े चिड़चिड़ापन भी हो जाता है कुछ लोगों को। हमने किस तरह से इस चीज़ को गौर भी करना है और सुधारना भी है, इस पर हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात नाजिश फरीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा, हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े के साथ बहुत सारी मुस्बत चीज़ें हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों में बड़ा एग्रेशन होता है, रोज़ा रख के बड़ा हम देखते हैं डिफरेंट ईजी फील कर रहे होते हैं। क्या रोज़ा हमारी नफ्सियात पर भी असर रखता है? बिल्कुल, बेशक। एक तो नंबर 1 जो गुस्सा है इंसान के लिए, वो तो वैसे ही बुरा है, दीन में भी इस्लाम में भी हराम है, सेहत के लिए भी आपके बुरा है। लेकिन इंसान को अल्लाह मियाँ ने ऐसी एक ताकत दी हुई है, ऐसा उसको बनाया हुआ है कि उसके अंदर विल पावर से वो कुछ भी कर सकता है। एंड जहाँ तक रोज़ों की बात है, रोज़ों के अंदर अल्लाह ने तो वैसे ही कहा है कि फास्टिंग इज़ अ शील्ड। अपनी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फास्टिंग इज़ अ शील्ड।
जैसे जंग में एक इंसान जाता है और उसकी वो शील्ड होती है, इसी तरह जो रोज़ा है वो हमें हमारी दोज़ख से बचाता है, दोज़ख की आग से बचाता है। तो इसी तरह रोज़ा रखना, अल्लाह मियाँ कहता है कि जी रोज़ा आप रखते हो मेरे लिए, मुझे प्लीज़ करने के लिए, लेकिन जो उसके अंदर आप अपने डीड्स करते हो, जो उसके अंदर अपनी पेशेंस लाते हो, सब्र लाते हो, बेसिकली रोज़ा फास्टिंग इज़ अ टेस्ट हमारे लिए, बिल्कुल ऐसे ही इंसानों के लिए। तो जो हम अपने अमाल अच्छे रखते हैं तो अल्लाह मियाँ भी इसके अंदर कहता है कि मैं आपके 10% से 700% उसको डबल रिवॉर्ड आपको दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग चिड़चिड़ापना हो जाता है। नंबर 1, रोज़ा तो रख लेते हैं, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, और वैसे ही ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे लोगों को एंगर इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, क्योंकि वर्क इश्यूज़ हैं, काम का स्ट्रेस है, पैसे का स्ट्रेस है। लेकिन ये इतना अच्छा एक रमज़ान, एक अल्लाह ने हमारे लिए एक होली स्पिरिचुअल मंथ है कि जी हमारी इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब वो लोग, हम बार बार कहते हैं कि बहुत सारे मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, हम सब्र करना सीख लें। रोज़ा हमें ये सिखाता है, रोज़ा ये सब्र करना सीख लें। और दूसरी बात फॉरगिवनेस, हम फॉरगिव नहीं करते, और जब हम फॉरगिव नहीं करते हमारे अंदर ग्रजेस होते हैं, वो ग्रजेस को लेके हमारा एंगर और बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप अगर मैं इंडिविजुअल, आप मुझे एज अ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल बोलें, तो मैं अगर गुस्से की बात करूं तो हर गुस्से की एक डिफरेंट नौइयत होती है ना। जैसा मेरे पास अगर कोई आता है तो मे बी उसका कोई गुस्सा पास्ट ट्रॉमा से है, मे बी उसका किसी अब्यूज़ से है, मे बी उसका किसी बुली होने से है। लेकिन अगर हम रमज़ान की बात करें और गुस्से की बात करें तो वो मुश्किल काम ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है कि ठीक है फास्टिंग है, भूखा और प्यासा रहना खाली रोज़ा नहीं है, अपनी ज़बान पे काबू करना, अपने नफ्स पे काबू करना। और अगर रोज़े की हालत में आप ये करते हैं, मतलब, और उसके बाद आपकी रूटीन की प्रैक्टिस ये चीज़ होना शुरू हो जाती है, क्या कहेंगी आप? क्योंकि आपके पास लोग आते हैं, आप थेरेपीज करती होंगी, आप रोज़ाना का एक चार्ट बना के ज़रूर देते होंगे, तो ये तो अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है कि आपने रोज़े के साथ क्या क्या करना है, तो पर्सनालिटी में तो आपकी अच्छा खासा चेंज आता ही आता है। पर्सनालिटी में ज़रूर चेंज आता है, लेकिन उसके लिए आपके देखिए स्लीप रोज़े में बहुत ज़रूरी है। आप स्लीप अपनी पूरी नहीं, 7 से 8 घंटे आपको स्लीप पूरी करनी है अपनी। जब आप स्लीप पूरी नहीं करेंगे, सुबह उठेंगे चिड़चिड़ापना होगा, क्रैंकी होंगे, आप लोगों से लड़ेंगे, आगे से बोलेंगे, आप गाड़ी इधर से गुजर गई है जी, क्यों हर गुस्से में आप रहते हैं। इसी तरह आपकी भूख को भी आपने उसी तरह बैलेंस डाइट लेनी है। रोज़े का मतलब ये नहीं कि बस आप फाके कर लो, आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट अपनी रात को सहरी पे लेनी है, आपने प्रॉपर अपनी बैलेंस डाइट अपनी इफ्तारी पे लेनी है, आपने अपना टमी को, पेट को फुल रखना है, इसलिए ताकि आपको ये गुस्से को भी मैनेज करता है, स्लीप एंड खाना, अच्छा खाना। ठीक है, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। अब कुछ चीज़ें जो हम कहते हैं कि पॉजिटिविटी, हाँ। आप रोज़े की हालत में हैं, आपने अपना बिहेव जो है वो बड़ा वो सोच समझ के हर जगह पे करना है। कुछ चीज़ें जो आप रूटीन में कर लेते हैं तो रोज़ा हमें सिखाता है कि इस तरह से नहीं भी, आपने अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज लेकर आना है। अब हर बंदा यहाँ नेगेटिव है, हमें कोई अच्छा भी कर रहा है, हमने पॉजिटिव कैसे होना है, अच्छा कैसे सोचना है? अच्छा देखो, ये कुरान शरीफ से भी मैं रिलेट करूँगी कि ये तो हमारे कुरान में भी लिखा है कि आप अच्छा गुमान रखो, अच्छा होगा, बुरा गुमान रखो, बुरा होगा। इसी तरह हमारी पॉजिटिव थॉट्स भी वैसी होती हैं और नेगेटिव थॉट्स भी। अच्छी थॉट रखो, अच्छा मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन मीन्स कि अच्छा गुमान रखो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा थॉट प्रोसेस आपका होगा, आपके साथ अच्छा ही होता चलेगा। नेगेटिविटी जितनी आप रखोगे उतना आप नेगेटिव ही होते जाओगे, बिटर होते जाओगे, लोगों से भी बदगुमान होगे और लाइफ में भी बिटर होते चले जाओगे। तो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो बहुत मैटर करता है। इवन हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर भी, जब हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे अंदर ग्रोथ हो रही होती है, हमारे अंदर पेशेंस आ रहा होता है, इनर पीस मिलता है। इसी तरह हमें इनर पीस एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में कहूँगी, इनर पीस बहुत इंसान के लिए ज़रूरी है। सुकून, जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तो आप ब्लॉसम कैसे करोगे? ऐसे ही है। तो इसीलिए थॉट प्रोसेस जो है ना, वो आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि ब्रेन आपका वही मैसेज लेता है जो आप उस ब्रेन को पहुंचाते हो।
मेरा जो ब्रेन है, हम समझते हैं जी हमारे ब्रेन ने जी सुना नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, फलाने ये कर दिया, ऐसे हो गया। नहीं, ब्रेन को जो आप मैसेज दोगे ब्रेन वो ही करेगा। ब्रेन, हम अपने ब्रेन के मास्टर हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो रोज़ा रख ही नहीं सकता, या ये चीज़ें मेरे से मुमकिन नहीं है। तो मुझे बताइए, ये जो ये वाली चीज़ है ना कि मैं नहीं ये कर सकता, इस पे हमने ओवरकम कैसे करना है? ये बेसिकली आपके फेयर्स होते हैं। ये आपको बहुत सारे, कई दफ़ा कोई पास में किसी का ट्रॉमा होता है। मैं एक्चुअली हर चीज़ रिलेट मेंटल हेल्थ के साथ भी उसके साथ कर, ऑब्वियसली आपका यहाँ से हाँ, तो एवरीथिंग इज़ हेयर। आपके फेयर, सारे फेयर्स इधर हैं। मैं रोज़ा रख लूँगा तो मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे प्यास लगेगी, नहीं मेरा भूख लगेगी, या मैं रख ही नहीं सकता, मुझे फलानी बीमारी है, 100 चीज़ें होती हैं, या मुझे माइग्रेन हो जाता है, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज़ ऑल फेयर। बिकॉज हम अपने फेयर्स को जब तक दूर नहीं करेंगे, हम तब तक किसी भी चीज़ में हम ग्रो कर ही नहीं सकेंगे। तो हमें अपने फेयर्स का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को तोड़ना पड़ता है। इसके लिए क्या थेरेपी होती है? क्या आपको वो चीज़ एक्चुअली करनी होती है, फिर आपका वो डर ख़त्म होना शुरू होता है? हाँ, एक्चुअली जब आप थेरेपी में जाते हो, आपके पास कोई आता है, उसके पास्ट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपको रूट कॉज तक पहुंचना होता है कि उसका रूट कॉज क्या है। आया वो उसको फेयर किसी चीज़ का, तो वो क्यों है? या वो अब्यूज़ हुआ है, या उसको अथॉरिटेटिव किसी फिगर से कोई फेयर है। डिफरेंट फेयर्स होते हैं ना सारों के। तो वो आपको रूट कॉज पे पहुंच के एंड थ्रू टॉक थेरेपी आप उसकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को चाइल्डहुड में जाके, प्रेजेंट में जाके उसको हीलिंग करके उसकी ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ होना शुरू हो जाती है तो आपको अपने पैटर्न समझ आने शुरू हो जाते हैं कि ये कहाँ से रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे ये बता दें, हमारे नौजवानों में ये बढ़ती हुई जो अदम बर्दाश्त है, इसकी रीज़न क्या समझती हैं? रीज़न मैं, एक तो सोशल मीडिया, आपको सारा वक्त टिक 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 बच्चे लगे रहते हैं। ऊपर से बहुत वर्क स्ट्रेस, बच्चों को असाइनमेंट स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, ऊपर से कई दफ़ा पेरेंट्स का स्ट्रेस, और ये कि मुकाबले वाला रुझान भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है कि मतलब वो आपसे बेहतर है। मैं तो कहती हूँ बच्चों के लिए ये सबसे बुरी चीज़ है जब आप दो बच्चों का आपस में मुकाबला करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप A* स्टूडेंट हो वही बच्चा अच्छा है। एक तो आप मॉकिंग बिल्कुल ना करें बच्चों के ऊपर, बिल्कुल ये वो नहीं है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा 5 साल का भी देखें, जब वो छोटा होता है तो वो स्कूल जाते हुए अक्सर कहते हैं मामा मेरे टमी में दर्द हो रही है। उस बच्चे को भी एंग्जाइटी है। तो सिर्फ ये नौजवानों में नहीं है, ये बच्चों में भी है। सही। तो हमें ये जो जिस तरीके से हम बात भी किसी से करते हैं, या पेरेंट्स भी बच्चों को जिस तरह मॉक करते हैं या ताने देते हैं, या टीचर्स बुली करते हैं, या स्कूल में इश्यूज होते हैं, तो ये अवेयरनेस नहीं है ना हमारे यहाँ पे। हमारे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझती हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत। जितनी बच्चों की काउंसलिंग ज़रूरी है, उतने मुझे लगता है शायद डबल पेरेंट्स की ज़्यादा काउंसलिंग ज़रूरी है। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को अपने पैटर्न देखो, उस ज़माने में आप अपना आपको और इस ज़माने से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। आपके पेरेंट्स के कई, आपकी अम्मी की कई और थॉट्स होंगी, आपकी नानी की कोई और थॉट्स होंगी ना। वो रिजिड थॉट्स हैं, आपको उनको ब्रेक करना है। मतलब आप वही लेके अपनी अगली से अगली जनरेशन, हाँ ठीक है, आपके कोई असूल होते हैं, रूल्स होते हैं, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, आप बच्चों को गाइड कर सकते हो, लेकिन बच्चों को कंट्रोल नहीं करके कह सकते कि भाई यही करना है। सही। यहाँ से बच्चों को एंगर इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि जब उनकी बात नहीं मानी जाती कि जी हम अथॉरिटेटिव फिगर हैं, हम सेंट्स हैं, हमने जो कह दिया बस वो लास्ट वर्ड है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज तो मैं पहले तो ये देना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इवन घरों के अंदर, इवन ऑफिसेस के अंदर। एंड यहाँ पे हमारे मैक्सिमम, आई वाज रीडिंग कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 400 से 500 मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं। वो उन सारों को इकट्ठे मिलना चाहिए। इस चीज़ को, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स ज़रूर करने चाहिए। इसको आपको इसको एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारी दिमाग की सेहत अच्छी होगी, यहाँ से आप सही होंगे तो आप बहुत कुछ जो है वो सही कर सकते हैं। यहाँ से सही होंगे, अपने आप को भी सही कर सकते हैं, आगे अपनी जनरेशन को। बिल्कुल ऐसे ही आप
सेहतमंद होंगे तो सब कुछ अच्छा हो सकेगा, आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेंगे, परफॉर्म कर सकेंगे। आप चाहे कहीं पर भी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने ऑफिस में, इवन अपने घर में भी हैं। घर के सरबराह का सबसे पहले जो है हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं अज़्मो हिम्मत की एक बहुत बड़ी मिसाल से। अगर आप मेहनत करें, अगर आप लगन के साथ कोई काम करें तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो ज़िंदगी में आप करना चाह रहे हैं वो आप ना कर पाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम पढ़ना चाहते थे, हमारे पास मौका नहीं था, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम नहीं कर पाते, हम अपनी 8 घंटे की शिफ्ट के बाद काम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, पढ़ाई आगे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के नौजवान जो हैं उनके लिए आज के हमारे ये मेहमान जो है वो बहुत बड़ी मिसाल इस तरह से भी हैं कि हम छोटी छोटी काम करके समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब एक ट्रैफिक वार्डन की अगर आप जिंदगी देखें और अगर आप ड्यूटी देखें तो वो इतनी टफ है। माह मुबारक है जो लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, रमज़ान के महीने में रोज़ादार हैं और वो ड्यूटी उन्होंने अपनी, अभी तो मौसम बेहतर है लेकिन आप रोड पे खड़े हैं तो अभी भी आपको शदीद गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे में ये वार्डन हजरात जो हैं अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं और इस ड्यूटी के अलावा बहुत सारे पहले भी हम आपको मिसालें मिलवा चुके हैं जो बहुत ज़बरदस्त मुख्तलिफ फील्ड्स में महारत रखते हैं और अपना नाम बनाते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ कुछ पहले आपको उनके बारे में बता दूं जी। उन्होंने अपनी मुलाजमत के साथ साथ वार्डन तो वो हैं ही, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। हबीबुर रहमान साहब जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने साउथ एशियन स्टडीज़ में PhD की डिग्री हासिल की है और अपना तहकीकी और तनकीदी मकाला पाक चाइना रिलेशन के उन्वान से इन्होंने लिखा है। यानी इन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल की, अपनी 8 घंटे की ड्यूटी भी की। बड़ा मुश्किल काम है ये। उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें किस तरह से मैनेज की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा वार्डन जो हैं वो कब आप भर्ती हुए, कब से आप ये ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2005 में मैंने ग्रेजुएशन की है, 2006 में एज ए ट्रैफिक वार्डन में अपॉइंट हुआ हूँ। तो 2006 से ऑनवर्ड तकरीबन 18 साल हो गए मैं एज ए ट्रैफिक वार्डन सर्व कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। एज ए ट्रैफिक वार्डन और लाहौर में ही आप जी सर्व लाहौर कर रहे में हैं। सर्व कर। लाहौर में ड्यूटी कहाँ पर है आपकी? मेरी अभी सेक्टर वद रोड में, ये वद रोड के एरिया जो वहाँ पे ड्यूटी कर अच्छा रहा खासा बिजी और हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है। सो टाइमिंग्स क्या है ड्यूटी की? हूँ। मेरी टाइमिंग, मैं इवनिंग शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा हूँ, 3 से रात 11 बजे तक, 8 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है। और ये पीक ट्रैफिक वाला टाइम होता है 3 से 8 और वादत रोड वाली साइड पे अगर चले जाए तो शदीद ट्रैफिक वाला टाइम होता है। अच्छा जी, आपने बताया कि आप दूसरे शहर से हैं, लाहौर से भी नहीं हैं, फैमिली से दूर, अपना बहुत हैवी किस्म की ड्यूटी भी करना, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखना, कैसे किया? ओबियसली एक मेरे लिए एक टफ डिफ़िकल्ट टास्क था। तो मैं इवनिंग और नाइट ड्यूटी करता रहा हूँ। नाइट शिफ्ट में 8 घंटे अपनी ड्यूटी करता था। उसके अलावा फिर मॉर्निंग शिफ्ट में मैं रेगुलर, मेरा एडमिशन हुआ है, मॉर्निंग टाइम में क्लासेस अटेंड करता रहा हूँ। तो उसके ड्यूटी के अलावा जो मेरा मोस्टली टाइम है फिर मैं यूनिवर्सिटी को, लाइब्रेरीज, तो वहाँ पर टाइम अपना स्पेंड करता था। अच्छा, मुझे ये बताएं ख्याल कैसे आया कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहा है, प्लान क्या था? एक्चुअली जब 2006 में मैं अपॉइंट हुआ एज ए ट्रैफिक वार्डन, सिंपल में ग्रेजुएशन थी मैं, तो उसके बाद मैंने मास्टर किया। फिर एक लगन थी, एक शौक़ था, एक जज्बा था कि मैंने पढ़ना है, कुछ करना आगे, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। मेरे डिपार्टमेंट का मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ, जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं उन्होंने मुझे NOC जारी किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे इनकरेज किया कि आप पढ़ें इंशाल्लाह। तो उन्होंने जो मैं शिफ्ट चाहता था मेरी मर्ज़ी की वो शिफ्ट लगाते थे टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको मैनेज किया। कितना टाइम स्टडी को अपने दे? क्लासेस के अलावा थीसिस को मैं तकरीबन डेली 4 से 5 घंटे डेली लाइब्रेरी में गुजारता था, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड। सही। अब मुझे ये बता दें, हम समझते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एज सच कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड भी नहीं था आपका, अगर हम देखें तो ज़रूरत नहीं है। सो किस तरह दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, दोनों डिफरेंट फील्ड है ना, तो आपने वापस जब सुबह ड्यूटी पे जाना तो बिल्कुल ही और चीज़ हो जाती है। सो मैनेज करना मुश्किल हुआ? हाँ जी, मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके माइंड में एक एम हो कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो एक जज्बा होता है, वो फिर बंदा उस पर मेहनत करता है, इंशाल्लाह उसको अचीव कर लेता है।
सही। हेल्प किस किस ने की पीएचडी की डिग्री के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट का मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस जॉब के साथ इसको जारी रखने की एनओसी जारी किया। उसके बाद मेरे वालिदैन, मेरे वालिद साहब हैं जो उन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया मुझे, फैमिली लेवल पे भी उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। तो इस दौरान तो वो भी फैमिली को उन्होंने हैंडल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का मैं मशहूर हूँ। जब आप फील्ड में मौजूद होते हैं ना, घर जाते हैं 8 घंटे की ड्यूटी करके, बड़ा आपको डिफरेंट, हर रोज़ का एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट होता है। जी जी। रोड पे गुस्सा भी आ जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लोगों का टेम्परामेंट ऐसा होता है कि आप जितना मर्जी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर लें। जी जी। उसके बाद फिर गर्मी सर्दी, अब रोज़े की हालत में ड्यूटी देना किस तरह मैनेज करते हैं? बस वो एक अपना माइंड बिल्ड करना पड़ता है पहले आपको कि मैंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी है। तो जारी बात है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और रोड हम जब ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, गर्मी सर्दी बारिश धूप, ये सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है। जी हाँ जी, रोज़ा हमारा दौरान ड्यूटी अफ्तार होता है। हमारा डिपार्टमेंट हमें वहाँ पे हमारी जो है अफ्तारी का अरेंज करता है। ऑन रोड हम अफ्तारी करते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक भी कंट्रोल करते हैं। सही। सो इतनी टफ ड्यूटी करना और साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी साथ लेकर चलना, 5-6 घंटे आप 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अगर अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं तो ये अपनी मिसाल आप है। क्योंकि रोड पे खड़े होके जो लोग ड्यूटी करते हैं उनसे पूछे वो किस तरह से जब घर जाएं आप बिल्कुल मेंटली जो है वो इतना थक चुके होते हैं कि आपकी हिम्मत नहीं होती है। सो मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से अब आपकी डिग्री तो कंप्लीट हो गई है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह जिस प्लेटफॉर्म पे भी मुल्क और अवाम की खिदमत करने का मौका मिला इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। अभी आप इस फील्ड में कंटिन्यू करेंगे? हाँ, इस फील्ड में भी मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अवाम को ऑन रोड सर्व करने का। इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, मुझे इस पे फ़ख्र है। सही। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को ये मैसेज कि आप जिस फील्ड में भी हैं आप मायूस ना हो। अपनी जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है कि एजुकेशन में, किसी ब्रांच में, किसी डिपार्टमेंट में, वो उसको आप उस पर मेहनत जारी रखें और अल्लाह पे तवक्कुल रखें। इंशाल्लाह ज़रूर अहमियत तालीम की क्या? अब आपकी फील्ड से बिल्कुल रिलेटेड आपका सब्जेक्ट था, लेकिन आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा हो रहा है, तालीम आपकी रायगा नहीं जाती? जी जी, तालीम तो कभी भी रायगा नहीं जाती। तो इंशाल्लाह तालीम का ज़रूर फ़ायदा होगा। इसमें यह है कि मेरा बस एक शौक़ था, मैंने इसको अचीव किया अपने गोल को। यानी मेहनत और लगन करके अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो चाहे आप जितनी मर्जी मुश्किल ड्यूटी कर रहे हैं, जितना मर्जी मुश्किल काम कर रहे हैं, आपका जज्बा आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। और इसकी एक मिसाल हमने आपसे मिलवा भी दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे, मजीद भी अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाब करें। बहुत शुक्रिया कि आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।